नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा। आज बड़ा मुद्दा में हम बात करेंगे अखाड़ों में ये कैसा खेल है। पिछले अगर कुछ महीनों और कुछ करीब करीब 1.5 साल की बात करें तो अखाड़ों में जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं उसने कहीं ना कहीं चौंकाने वाली चीज़ें भी सामने आई हैं। रोहतक के जाट कॉलेज स्थित एक अखाड़े की बात करें तो वहां से 6 लोगों की हत्या हुई, गोलीबारी वहां पर हुई। उसके बाद सुशील कुमार वाला जो पूरा केस है वो सब आपके सामने आया। और उसके बाद अब सोनीपत से जो घटना कल दोपहर को हुई है, एक महिला पहलवान की और उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये बताया जा रहा है कि वो महिला पहलवान जिस अखाड़े में कुश्ती सीखने जाती थी वहां उसका कोच उसके साथ छेड़छाड़ करता था। उसने कई बार इसकी शिकायत की, उसे रोकने की कोशिश की और बीते दिन भी वैसा ही हुआ। और जैसे ही वो महिला खिलाड़ी, महिला पहलवान जो है वहां पर थी तो कोच ने छेड़छाड़ की। कोच का फोन ही उनके घर पर आया कि आपकी लड़की की तबीयत खराब है, आप उसे ले जाइए। तो वहां से उस महिला पहलवान की मां और उसका भाई वो दोनों मोटरसाइकिल पर अखाड़े की तरफ गए। वहां जाकर के देखा तो परिस्थितियां कुछ और थी और कोच ने वहां तीनों को घेर करके गोली मारी। ऐसा खुद जो मृतक महिला पहलवान है उसकी मां ने ही बताया है, क्योंकि उनकी हालत भी अभी गंभीर बनी हुई है और उनको भी क्योंकि गोली लगी है। तो ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं सवाल कई खड़े कर देती हैं कि अखाड़ों में ये किस तरीके से चीज़ें घटित हो रही हैं और उसके पीछे की असल वजह क्या है। और जब इसके पीछे हमने जानने की कोशिश की तो ये पता चला कि रोहतक, झज्जर, सोनीपत के आसपास की अगर बात करें तो यहाँ 300 से ज़्यादा अखाड़े हैं और आधे से ज़्यादा करीब जो है वो निजी अखाड़े हैं जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। इस तरीके की जानकारी मिल रही है और उन पर कोई किसी तरीके का कि कोई लगाम नहीं है। लेकिन क्या केवल ये इतना भर ही काफ़ी है और इस तरीके की घटनाएं अगर होती रहेंगी तो इसके पीछे क्या कोई सवाल नहीं उठना चाहिए? इसी पर आज हम बड़ा मुद्दा में बात करेंगे कि अखाड़ों में ये कैसा खेल हो रहा है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। डॉक्टर अश्विनी गुप्ता हैं, मनोचिकित्सक हैं। इसके अलावा वीरेंद्र हमारे साथ कुश्ती कोच हैं और हमारे साथ राजेंद्र प्रसाद गर्ग, इंटरनेशनल कुश्ती कोच। आप तीनों का स्वागत है सर। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। आप हमें ये बताएं और समझाएं कि ये जो घटनाएं हो रही हैं ये पहली बात तो ये कि हम केवल ये नहीं कह रहे हैं कि ये सिर्फ अखाड़ों में ही इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन अखाड़ों में जो घटनाएं हो रही हैं उनमें निरंतरता हमने देखी और बारंबारता अगर वैसी चीजें हो रही हैं तो ये चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि अखाड़े जो देश को बड़े बड़े खिलाड़ी देते हैं वहां से अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो वहां कहीं ना कहीं सवालिया निशान लग जाता है सर। जी नमस्कार। और जी। खबर साथ का मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि ये घटनाएं घट रही हैं, इससे कुश्ती की लोकप्रियता में कमी आ रही है। और जिस कुंठा के साथ ये वारदात हुई है उससे बिल्कुल कुश्ती का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अभी हमारे पहलवानों ने ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप और सभी प्रतियोगिता में मेडल जीते हैं, तो उससे जितने भी पेरेंट्स और हैं या जो कुश्ती मारना चाहते हैं उनके लिए बहुत बुरी खबर है ये। और इससे हमें निजात पाना होगा। रहा क्योंकि किसी का इसमें आपराधिक तो रिकॉर्ड नहीं था पीछे का, वजह क्या रही ये तो अभी जांच में आएगा सामने। लेकिन इस तरह की घटना बहुत शर्मसार करने वाली है और न केवल कुश्ती को बल्कि सभी खेल जगत में बहुत नुकसान होने वाला है। बिल्कुल, और इस पे आगे और चर्चा हम करेंगे। डॉक्टर अश्विनी, अगर आप हमें समझा सकें कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है वो कुश्ती पर पड़ रहा है और कुश्ती के प्रति जिस तरीके की लोकप्रियता हमने देखी थी कि एकदम बढ़ी थी। सुशील कुमार जैसी मेडल जीत कर आए थे और लेकिन उसके बाद जैसे ही सुशील कुमार एक ऐसे केस में फंस जाते हैं तो वहां से फिर सवालिया निशान लग जाते हैं और कहीं ना कहीं कुश्ती की तरफ लोग अपने बच्चों को भेजने से थोड़ा हिचकते हैं। ऐसी भी चीज़ें सामने आई और अब ऐसी ही एक और घटना अगर हो जाती है तो इसके पीछे का मनोविज्ञान जो है वो क्या कहता है और किस तरीके से काम करता है, अगर आप हमें इसमें इस बारे में समझा सकें। देखिए, सबसे पहले आप वहां की समझ लीजिए। आज गाँव में औरत को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता, चाहे हम जितने बोले कि हम औरतें बराबर की हैं। एक माइंडसेट बना हुआ है कि वो बराबरी का दर्जा नहीं जी। और उनके अपने से नीचा देखा जाता, सोचा जाता है उनसे आराम से मत बनाना चाहिए, वो बन सकता है। और अगर वो रिफ्यूज करती है तो आगे मनो समस्या अपने ईगो पे ले लेता है। और अगर केस को देखें, उसने कई बार उसको छेड़ा है, तंग किया है। और ये एक मेरी एडवाइस है लड़कियों को, जो भी है, यहाँ पर भी ऐसा कुछ होता है
उन्हें वहां पे बिल्कुल छोड़ देना चाहिए या हायर अथॉरिटीज को इस बारे में ज्ञात करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को ये लगता है कि उसकी वो अपनी पर्सनल इंसल्ट हो गई है। हाँ। और ये आपने जैसे कहा ऐसी कई वारदातें हुई हैं। तो जब आदमी को अपनी ईगो पे लगती है और वो फिर कहता है अगर मेरे साथ नहीं तो मैं इसको दूसरे को जीने का कोई मकसद ही नहीं है। और जब वो उसे मारता है तो उसे एक सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है, उसे कहीं भी ये नहीं होता कि मैं गलत कर रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज ये है, जिन्होंने भी ये काम किया उन्होंने लगता है कि मैंने उसे पनिशमेंट दिया है क्योंकि उसने मुझे ना कैसे कह दी। अगर आप वैसे भी, ये तो कुश्ती की बात है, अगर हम वैसे भी मर्डर देखें जितने भी हैं, चाहे लव में हुए हैं या लड़के ने लड़की पे एसिड फेंका या कुछ हुआ है, हर जगह इनकी मनोस्थिति है। और ऐसे व्यक्तियों को, चाहे वो कुश्ती में अच्छा भी है, देखिए हम जो कहते हैं कि जो भी कुश्ती में आता है उसके साथ में मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी बहुत जरूरी है कि मेंटल उसका गेटअप कैसा है। अगर वो सिर्फ लड़कों के साथ ही रह सकता है तो उसे फिर अदर फेयर सेक्स के साथ ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारी इसमें बहुत बिल्कुल सर ये घटनाएं होती रहेंगी। जी 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 बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं सर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसके बारे में मुझे लगता है क्योंकि आरपी गर्ग भी क्योंकि बहुत लंबे समय से खिलाड़ियों के साथ और स्टूडेंट्स के साथ उनका ज़्यादातर समय बीतता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो जाते हैं और देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से खिलाड़ी जो है वो रिएक्ट करते हैं, उस पर और बात करेंगे। लेकिन उससे पहले वीरेंद्र जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी जिसका जिक्र अभी आरपी गर्ग भी कर रहे थे और उन्होंने बताया कि इससे निश्चित तौर पर कुश्ती के प्रति जो अप्रोच है खिलाड़ियों की उसमें कहीं ना कहीं एक कमी ज़रूर देखी जाएगी। और जैसा कि अभी हमें अश्विनी जी ने भी समझाया कि इसमें एक मनोविज्ञान काम करता है और किसी भी खिलाड़ी को मनोवैज्ञानिक रूप से वो कितना स्टेबल है, कितना मजबूत है और किस तरीके से वो रिएक्ट करता है अपोजिट सेक्स को लेकर भी, तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें देखने और समझने की ज़रूरत है। आप किस तरीके से देखते हैं एक खिलाड़ी का अगर मनोविज्ञान इस तरीके से काम कर रहा है और ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो कैसे आने वाले समय में नेगेटिव रूप में जो है प्रभाव डालता है? नमस्ते जी नमस्कार। मैं आपको बताऊं जो आपके जो खिलाड़ी ये सप्लीमेंट लेते हैं उनमें स्टेरॉइड बहुत ज्यादा होता है। ये उत्तेजक पदार्थ होते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है, नशे का बहुत बड़ा रोल है। जब इस चीजों में जाते हैं और चरित्र का, क्योंकि नैतिक शिक्षा का पतन और जो अखाड़ा चलाते हैं उनमें योग्यता का कोई पैमाना नहीं, योग्यता का पैमाना होना चाहिए। अगर ये योग्यता होने के बाद ही कोई सेंटर चला सकता है, उसमें कितने गुण हैं के हिसाब से ही सेंटर चलाने चाहिए। तो ये दोनों चीजें, क्योंकि ना तो एक नशे के ऊपर, क्योंकि नशा कई रूप में है, आपके पास स्टेरॉइड वगैरह इतने हैं, उनके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है, कोई उनकी जांच पड़ताल नहीं है, ये खा क्या रहे हैं। एक सप्लीमेंट के नाम पे उनको ऐसी जहर दिया जा रहा है जो कई लाख करोड़ का व्यापार है, जो हमारे जवानों को भी बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, इन चीजों की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और जब कोई घटना हो जाती है तो उसको बाद में उस पर इतना ज्यादा माथापच्ची होती है, उसके पहले ही उस पर वर्क होना चाहिए। अगर भाई ये चीज कैसे है, इसके पीछे किस तरह के आदमी हैं, किस तरह की सारी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। क्योंकि ये काम तो ऐसा है कि अखाड़े तो चलते हैं, बहुत बढ़िया बात है, जो करोड़ों रुपए लगा के सरकार को चलाना पड़ता है ऐसी चीजों को, जो पर्सनल एफर्ट से चलाए जाते हैं, लेकिन उनकी योग्यता होनी चाहिए, उनके ऊपर पूरा ध्यान होना चाहिए और सरकार ने उनको सहायता भी करनी चाहिए। क्योंकि अगर युवा नहीं बचेगा तो देश कैसे बचेगा। क्योंकि मैं खिलाड़ी और स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान देना है, क्योंकि अगर हमारा युवा अगर बिगड़ जाता है, दूसरे रास्ते पर चला जाता है, तो वो भी हमारे को बहुत ज्यादा नुकसान है। तो हमें इस प्रकार सभी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, हमारी पूरी नजर होनी चाहिए, पैनी नजर होनी चाहिए। बच्चों के साथ उनके कोच भी अडॉप्ट करने चाहिए, कोच भी देने चाहिए उनको, सरकार की तरफ से लगातार प्रयास भी होना चाहिए। और जो हमारा खाने पीने की चीजें हैं, जो नशे की चीजें हैं, अब आप ये देखो कितने खिलाड़ियों का जीवन बर्बाद, कई लाख करोड़ का व्यापार है। तो इस पे बहुत चीज, क्योंकि
ये चीजें होने के बाद एकदम से पता नहीं चलता खिलाड़ी किस प्रकार का व्यवहार करता है, एकदम से रीप दिखाई देता है और हाँ ऐसी चीजें खाता है तो एकदम से उत्तेजक हो जाता है, एकदम से उसका हाँ। हाई हो जाता है। तो ये हम्म। बहुत ही मायने रखती है, तो इस प्रकार की चीजों को देखना चाहिए। अच्छा, अभी इस खेल में इस पूरी क्योंकि कुश्ती का खेल इस तरीके का है, उसमें डाइट जो है बहुत ज़्यादा मायने, हालांकि हर खेल के साथ ही मायने रखती है, लेकिन इतनी ज़्यादा डाइट जो कुश्ती में लगती है और जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण एक पहलू है जहां पर सोचने की और ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से वीरेंद्र जी, आप कैसे टैकल करते हैं खिलाड़ी के साथ अगर वो ऐसी डाइट ले रहा है या सप्लीमेंट्स कुछ ले रहा है और उसके व्यवहार में एक अलग बदलाव देखा जा रहा है, आप देख रहे हैं कि वो कुछ उत्तेजक हो रहा है, तो कैसे टैकल किया जाए कि वो खिलाड़ी जो है उस वक्त उसको या आने वाले समय के लिए उसको तैयार रखा जा सके कि कभी भी वो इस तरीके की चीज़ अगर इनहेल करेगा, वो लेगा, तो उससे उसको क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? मैं तो जी 97 में जब योग के बारे में कोई नहीं जानता था, हम्म। तो मैंने लाला देवानचंद मॉडर्न रेसलिंग एंड योग सेंटर बनाया था। मैंने हम्म। पता था क्योंकि मेडिटेशन के बगैर, एक ब्रह्मचर्य के बगैर, एक हम्म। अनुशासन के बगैर कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता। हम्म। मैंने यहाँ गाय गाय का दूध, गाय रखते हैं, 15-20 गाय रखते हैं, गाय का दूध बच्चे पीते हैं। और मैं सबसे पहले ध्यान दिलाना चाहता हूँ आपका भी और सभी गुरुओं का भी, हम्म। क्योंकि सबसे पहले चरित्र है। हम्म। अगर अनुशासन में नहीं है, मेडिटेशन नहीं है, परमपिता परमात्मा को नहीं मानता है, उसकी व्यवस्था पे ध्यान नहीं करता है, हम्म। तो वो बच्चा, अगर हमें एक जो ताकत, सात्विक ताकत बनती है, उसकी बुद्धि सात्विक होती है, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो समाज का रक्षक होता है, बहुत बड़ा रक्षक होता है, और समाज में हम्म। उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। हम्म। और वही अगर ताकत ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दी जाए, जिस व्यक्ति का कोई चरित्र नहीं है, हम्म। जिस व्यक्ति का कोई, वो आप परमात्मा में विश्वास नहीं रखता है, परमात्मा को नहीं मानता है और वो पैसे को ही सब कुछ अहमियत देता है, तो ऐसे इस प्रकार का व्यक्ति तो कोई न कोई गलत काम अवश्य करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा आपने महत्वपूर्ण पॉइंट पर आपने इशारा किया है। आरपी गर्ग, मैं आपसे दो बातें अभी वीरेंद्र जी ने कही हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। एक तो स्टेरॉइड्स की बात उन्होंने कही या सप्लीमेंट्स की बात कही, क्योंकि उनमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक खिलाड़ी को उत्तेजित कर देती हैं। हो सकता है कि वो अपनी बाउट से पहले कुछ इस तरीके की चीज़ें ले रहे हो, या क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीज़ों पर बैन भी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी चीज़ों पर बैन है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं खिलाड़ी को उत्तेजित ज़रूर कर देती हैं जब वो खाते हैं उसको। दूसरा, उन्होंने इसका जिक्र किया कि मेडिटेशन की भी बात उन्होंने कही है। हालांकि एक चीज़ और जो बेहद महत्वपूर्ण आरपी गर्ग, कि अभी जिस तरीके से ट्रेनिंग सेंटर्स हैं या अखाड़े हैं जितने भी खुल रहे हैं, उस पर किस तरीके से नियंत्रण हो कि वहाँ पर, और जिसका उन्होंने जिक्र भी किया कि वहाँ जो कोचिंग कर रहे हैं या सिखा रहे हैं, उनका भी कम से कम एक क्राइटेरिया होना ही चाहिए कि वो कौन खोल सकता है ऐसा ट्रेनिंग स्कूल या कोई अखाड़ा। तो इसके बारे में आरपी गर्ग साहब, आपका कमेंट। देखिए अरुण जी, अभी जो बात डॉक्टर साहब ने कही थी और वीरेंद्र जी ने कही है, और वीरेंद्र जी ने अपना अखाड़ा तैयार किया था जिन्होंने इसमें अपना योग को साथ में रखा था और नैतिकता की बात की है, चरित्रता की बात कही है। और डॉक्टर ने कहा था जैसे एक जो ईगो होती है, जी। वो ईगो खत्म करने के लिए जो वीरेंद्र जी ने बात की है, मैं उनसे सहमत हूँ। नंबर 2 चीज, सरकार का जितने भी हमारी, चाहे वो कुश्ती हो, चाहे कोई वो क्रिकेट हो, चाहे कोई और भी एकेडमी कोई भी चलती है, उससे सरकार का अपना नियंत्रण होना चाहिए। कुछ न कुछ उनका कोच होना चाहिए, वहाँ पे उनकी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जैसे फीमेल अगर रेसलर हैं तो वहाँ फीमेल कोच भी सरकार की तरफ से होनी चाहिए। तो इस तरह का, इसके बाद डाइट का बहुत बड़ा रोल है। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद में उसकी रिकवरी के लिए हमें डाइट की जरूरत पड़ती है। तो हमारे जो रेसलर हैं उनको ये नहीं पता कि कौन सा सप्लीमेंट लेना है। सारे सप्लीमेंट गंदे नहीं है, सभी फ्लोराइड नहीं है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कौन सा सप्लीमेंट लेना है हमें। और दूसरा, जो मार्केट में आते हैं वो खिलाड़ियों के लिए भी होते हैं और दूसरों के लिए भी होते हैं। तो जो खिलाड़ियों को लेनी चाहिए वो एक उचित मात्रा में, और डाइटिशियन जो है इसके डॉक्टर है उनकी सलाह से उनको लेना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, एक दूसरे का देख के ले लेते हैं, फलाने रेसलर ने ये खाया था, उसको ये पता नहीं वो उसने खाया या नहीं खाया, लेकिन उसने खाया तो बाजार से खरीद के लाता है। इससे मानसिकता पे बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ता है। तो मेरा सबमिशन इसमें इतना ही है कि सरकार जितनी भी एकेडमी हमारी खेल की हैं या पढ़ाई में भी ऐसी एकेडमी चल रही है हमारी,
जिनका सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, पर्सनल लेवल पर चल रही है, हाँ। उन पे भी जितने ट्यूशन सेंटर हैं वो भी एक एकेडमी है, जैसे कुश्ती के अखाड़े ही तरह हाँ। वो हैं, हाँ। वहाँ पे भी इस तरह की वारदात होती रही है। तो खेल क्योंकि इसकी टाइम का नाम ज्यादा होता है तो ये सुर्खियों में ज्यादा आता है, बाकी जो दूसरी चीजें हैं वो दब जाती हैं। तो इसके कारण जो है ना होने वाला नुकसान वो हम बचा सकते हैं। सरकार की तरफ से हर तरह का रजिस्ट्रेशन, उनके ऊपर कितने मेंबर उसमें प्रैक्टिस करते हैं, उनके कार्ड बनने चाहिए, उनके पेरेंट्स का भी टाइम टू टाइम सेमिनार होना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। तो ये अगर इस तरह से हम इनको कंट्रोल करेंगे तो ये दिन हमें देखने को नहीं मिलेगा। एक चीज़ का और जिक्र अभी आया था गर्ग साहब कि इसमें खिलाड़ी का जो बर्ताव है वो कुछ चीज़ें कोई सप्लीमेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए जिसका भी आप भी जिक्र कर रहे थे कि उसके ऊपर प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए कि कौन सा उसके लिए सही है, कौन सा उसके लिए सही नहीं है। इसके बावजूद भी व्यवहार में, क्योंकि खेल के दौरान भी व्यवहार में कई बार बदलाव आता है, उतार चढ़ाव जो है वो आता है, वो निश्चित तौर पर उसमें कोई दो राय नहीं, वो आएगा ही एक खिलाड़ी के जीवन में। क्या उसको भी नियंत्रण में रखने के लिए एक सही गाइडेंस की ज़रूरत जो है वो रहती है, और अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो वहाँ से भी कोई भटकाव की स्थिति पैदा हो सकती है? क्योंकि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कोई खिलाड़ी है, कोई रेसलर है, वो उसने बहुत मेहनत करी है, बहुत तैयारी की है, लेकिन वो किसी तरीके से किसी रूप में किसी सिलेक्शन में रह जाता है, तो वहाँ से उसके व्यवहार में परिवर्तन होना, या जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि भाई उसको मना कर दिया तो उसके बाद वो कहीं ना कहीं सैडिस्टिक प्लेजर के लिए कुछ घटना को अंजाम दे देना, ये सारी चीज़ें, इसको कैसे नियंत्रण में रखा जा सके? देखिए, पहले अगर किसी खिलाड़ी के साथ नाइंसाफी होती तो कुंठा का शिकार होता है, और बिल्कुल ये पारदर्शिता से किसी भी खिलाड़ी का सिलेक्शन होना चाहिए। जो भी खिलाड़ी, अगर किसी अच्छे खिलाड़ी का सिलेक्शन होता है हाँ। तो उससे देश का भी नाम होता है, समाज का भी नाम होता है, और देश का भी नाम होता है, उस खिलाड़ी को खुशी मिलती है। और अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उसके साथ कुंठा साथ में लग जाती है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए हमारे जो सामाजिक नियम ताने बाने हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार इतनी फैसिलिटीज देती हैं, तो हर अखाड़े पे और हर एकेडमी पे सरकार का नियंत्रण होना जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो आगे भी कुछ इस तरह के हादसे होते रहेंगे और हम अपने बच्चों को नहीं बचा पाएंगे। दूसरा नंबर जो डाइट का बात है, इसमें नार्कोटिक्स ज्यादा होता है, तो उसमें जो मादक पदार्थ हैं उनसे खिलाड़ी किसी की परफॉर्मेंस नहीं बढ़ती, बल्कि उनसे उनका नुकसान ही होता है। और इन चीजों को ठीक करने के लिए जो डॉक्टर्स हैं या जो डाइटिशियन हैं, प्रॉपर डाइटिशियन हैं, उनके माध्यम से उन बच्चों को बताया जाए कितनी हमने डाइट लेनी है, कितनी हमारी कैलोरीज वेस्ट हुई है, तो उसके आधार पर अगर वो खिलाएंगे तो वो इन चीज से दूर नहीं जाएंगे। तो पेरेंट्स का भी बड़ा रोल रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ उनके बच्चे जाते हैं उन बच्चों के साथ वो भी जाए और अपने बच्चे का व्यवहार, अपने बच्चे की एक्टिविटी सब कुछ पता लग जाता है घर में। पेरेंट्स को जैसे बच्चा घर में अंदर आता है तो अंदर आते पता लग जाता है इसकी कैसी एक्टिविटी है और किससे बात करके आया है, या बिल्कुल बिल्कुल या नहीं है। तो पेरेंट्स का बड़ा रोल है इसमें। ये बहुत ज़रूरी सर, बिल्कुल बहुत ज़रूरी बात आपने कही। डॉक्टर अश्विनी, अभी जिस चीज़ का जिक्र अभी इस पूरी डिस्कशन में हो रहा है, मुझे लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें सही तरीके से जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इस पर बात होनी ही चाहिए। और अभी वीरेंद्र जी भी कह रहे थे कि अभी तो हम बात कर रहे हैं बाद में, लेकिन पहले कोई हमारी तैयारी नहीं रहती, तो आज अभी भी अगर हमारे पास समय है तो हम सोचें इस बारे में। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ डॉक्टर अश्विनी, एक आप मुझे देखिए, इस अगर स्पेसिफिक केस की बात करें तो इस केस में उस लड़की ने पहले भी अपने माँ को, अपने घर वालों को बताया था कि उसके साथ छेड़छाड़ होती रही है और होती रहती है, बावजूद उसके वो वहाँ पर जाती रही, और उसकी माँ ने भी कुछ को समझाया भी कि भाई आप इस तरीके से ना करें, ये सही नहीं है। बावजूद इसके चीज़ें होती रहीं, कंटिन्यूटी उसमें बनी रही, और अंत यहाँ पर आकर हुआ जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हुआ। अब उसके बाद ये चीज़ें किस ओर इशारा करती हैं और किस तरीके से चीज़ों को टैकल किया जाए ऐसी सिचुएशन में? सबसे पहले तो ये चीज होती है कि रेगुलर ड्रग टेस्टिंग होनी चाहिए, कि अगर आपका रेगुलर ड्रग टेस्टिंग होती है और कोई भी व्यक्ति मादक पदार्थ की क्या उधर मादक चीज लेते हुए अगर यूज करता है, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स लेता है, तो उसको उसी वक्त ही बैन कर देना चाहिए।
और किसी भी अखाड़े में 3 बार अगर वो ऐसा होता है तो अखाड़ा बंद कर देना चाहिए। सेकेंडली, जो आपने गुरु हनुमान जी का नाम सुना होगा, जो कि प्योरली हमारी जो इंडियन कंडीशन थी, जहाँ पे गाय का दूध, रोटी थी, ये इस्तेमाल करते थे और वर्ल्ड क्लास पहलवान बने हैं। आज जरूरत नहीं है स्टीरॉइड्स वगैरह लेने की, ये तो बाहर की पैदाइश है और आजकल ये भी सारी चीजें बंद कर दी गई हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर किसी लड़की को छेड़ा जाता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है इन केसेस में, साइकोलॉजिकली लड़की सोचती है आगे वो नहीं करेगा, या उसने अगर माफी मांग ली वापस चली जाती है। पर जिसकी आदत ऐसी होती है, ये स्ट्रिक्ट बोल देना चाहिए कि अगर ऐसा केस होता है या तो वो जाना बंद कर दे या हायर अथॉरिटीज में जाकर शिकायत करे, इससे स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात जो अभी बात की उन्होंने मेडिटेशन की, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं और साथ में जब वर्जिश करते हैं, चाहे अगर आपने कोई उत्तेजित चीज भी अगर वर्जिश करोगे, अच्छी वर्जिश करोगे, तो साइंटिफिकली ऑल्सो आपकी ये उत्तेजना वहां निकल जाती है। और मन को शांत करने के लिए अगर आप योगिक प्राणायाम करते हैं, सिंपल देखिए, मेडिटेशन का मतलब क्या है कि आपने अपना ध्यान एकाग्रचित करके अपने को शांत कर लिया। अगर वो दूध भी पीते को दिखाती कि दूध पीना एक ऐसे क्रिया से होता है जो दूध को पूरे शरीर में लगता है, वो भी एक मेडिटेशन क्रिया होती है जी। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर ड्रग टेस्टिंग, चाहे वो यूरिन के द्वारा हो, वहाँ पे रेगुलर हफ्ते दर हफ्ते स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, ये सेट नहीं होना चाहिए। ये बात बहुत जरूरी बात है। अगर रेगुलर टेस्टिंग हो और स्पोर्ट्समैन के साथ मेडिटेशन का भी एक, जैसा कि वीरेंद्र जी ने बताया, वो भी एक एड ऑन उसके साथ चीज़ें हों, और जैसा आरपी गर्ग साहब कह रहे हैं कि जो अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनका नियंत्रण ऐसे सेंटर्स पर होना ही चाहिए। अगर ये तमाम चीज़ें, इवैल्यूएशन भी बहुत जरूरी है जी 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 जी। तो आजकल जो आप लोग टीवी पे तो बुलाते हैं, परंतु साइकियाट्रिक फिजियो होना जरूरी है। साथ में हर, जैसे इन्होंने बताया कि किसी ने काम किया उसे नहीं मिला, तो साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन बिल्कुल। ये सर, ये ऐसा विषय है, मुझे लगता है इसमें हम बहुत ज्यादा और इस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस चर्चा से बहुत कुछ चीजें निकल कर के आई हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इस बेहद महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आप लोगों ने अपना जो पक्ष रखा। और इस माफी के साथ, क्योंकि समय आगे इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन इसमें अब देखने वाली ये बात है कि आगे क्या इन सब विषयों को ध्यान में रखकर काम किया जाएगा, ताकि ऐसी घटनाएं ना हो और खासतौर पर कुश्ती और दूसरे कोई भी खेल क्यों ना हो, उसका नाम खराब ना हो और यहाँ लोग और खासतौर पर जो खिलाड़ी हैं वो आने के लिए प्रेरित ही हो, क्वेश्चन मार्क उनके दिमाग में ना आए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।